देखिए बच्चों, हम आज के इस लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से एक टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट का, जिसे डिस्कस करेंगे। डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक दरअसल हमें बताता है कि एज अ मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। एज अ मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो पहले जरा पोलर का मतलब समझें, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। पोलर डाइपोल एक ही बात होती है ना। पोलर कह लीजिए, डाइपोल कह लीजिए, एक ही बात है। और बात क्या है, पोलैरिटी, डाइपोलर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस में चार्जेस का सेपरेट हो जाना पोलैरिटी कहलाता, डाइपोलर नेचर कहलाता। ठीक है ना। माने हमारे पास एक सब्सटेंस ए और बी है, क्योंकि ये डिसिमिलर एटम्स हैं, डिसिमिलर एटम्स हैं, तो इनका न्यूक्लियस डिफरेंट होगा, जिसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होगा। एज अ रिजल्ट, जो कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखता होगा, जो कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो दरअसल इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट करेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मोर क्लोज टू द बी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, और लेस क्लोज टू द ए यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ए पे पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी मॉलिक्यूल में हमारे पास ऐसे टर्मिनल्स डेवलप हो गए जो दरअसल सेपरेटेड बाय द चार्जेस हैं। ठीक है, एक जानिब नेगेटिव, दूसरी जानिब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस टर्म को हम डाइपोलर नेचर या पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखें, एक होती है पोलैरिटी, एक होती है पोलैरिटी इन द बॉन्ड, और एक होती है पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, है ना। एक होती है पोलैरिटी इन द बॉन्ड और एक होती है पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। पोलैरिटी इन द बॉन्ड तो बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए और पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बता दीजिए। डिसिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, पोलर होगा। लेकिन एक होती है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जब हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हम बेसिक अजम्पशन ये समझते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे बॉन्ड शामिल हैं। यानी हम जब पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा बॉन्ड है। अगर सिर्फ एक ही बॉन्ड मौजूद है, दो एटमों के दरमियान बॉन्डिंग है, दो एटमों के दरमियान बॉन्डिंग है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, फिर तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे हम। लेकिन अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो फिर एज अ होल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताई जाएगी, और वहां पे हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी पार्ट प्ले करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल मूवमेंट दरअसल मॉलिक्यूलर पोलैरिटी बताती है, जो बेस करती है दो चीजों के ऊपर। नंबर वन डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। कौन सी दो चीजें? एक तो है हमारे पास नंबर वन, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। नंबर टू, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर तो हम बोल देंगे भाई ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, और अगर है तो फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ भी जाएंगे, फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ भी जाएंगे, और फिर ओवरऑल इसको कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर है या नहीं है। ठीक है, ये बेसिक सा आइडिया।
अगर मैं डेफिनेशन की हद तक बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोलूंगा भाई चार्ज और उनके दरमियान का डिस्टेंस। एक पोलर मॉलिक्यूल में एक पोलर मॉलिक्यूल में मौजूद चार्ज की मिकदार और उनका दरमियानी फासला दरअसल क्या है, ये कहलाता है डायपोल मूवमेंट। चार्ज जितना ज्यादा होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस जितनी ज्यादा होगी, हमारे पास उतना ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा। सो एज द डिस्टेंस, यानी उनके दरमियान का फासला, बॉन्ड लेंथ कह लीजिए आप उसे, आप बॉन्ड लेंथ कह लीजिए उसे, बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक तो ध्यान में रखिएगा डायपोल मूवमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी। अच्छा, अगर डायपोल मूवमेंट यानी मियो की वैल्यू जीरो आती है तो हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हमारे पास डायपोल मूवमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल है। मियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस जितनी ज्यादा होगी, मियो की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना मजबूत होगा, है ना, बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना मजबूत होगा। बॉन्ड जितना पोलर होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा होंगी। तो लिक्विड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉलिड है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर मिसाल के तौर पे गैसेस हैं, फॉर इंस्टेंस मान लें गैसेस हैं, तो ऐसी गैसेस का जो कंडेंसेशन टेम्परेचर है, यानी उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएंगी, हाई टेम्परेचर पे कंडेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो गैसेस वाले टॉपिक के अंदर जाके हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा, हमें डायपोल मोमेंट का ना एक बड़ा समरी वर्जन सा लेके चलना है और बड़ी अहम हमारे पास इसका वो निकलेगा। डायपोल मोमेंट को हम डिस्कस किस बुनियाद के ऊपर करेंगे, इसको जरा समझो। हम कहेंगे डायपोल मोमेंट अगर हमें देखना है तो दो बातों को ध्यान में रखना है। नंबर वन, हमारे पास क्या है, हमें जो देखना है, हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन जीरो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मान लो मियो की वैल्यू जीरो निकलेगी, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों जीरो नहीं आ रहा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में जाएं तो हमें देखना होगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अब इससे क्या मुराद है, इसको जरा अच्छी तरह समझ लो। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि सेंट्रल एटम से मौजूद कनेक्टिंग एटम, मानो ए सेंट्रल एटम है और उससे कनेक्टेड एटम बी, ये कनेक्टेड एटम है ना, ए के साथ एक्स नंबर ऑफ बी कनेक्टेड है। तो ए मानो सेंट्रल एटम है और बी क्या है, कनेक्टिंग एटम है। तो अगर हमारे पास कनेक्टिंग एटम सेम है तो हम इसे मान लो कहेंगे ये है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ए के साथ बी सी मौजूद है, यानी एक सेंट्रल एटम है और उसके साथ बी भी कनेक्टिंग एटम है, सी भी कनेक्टिंग एटम है, तो इसका नाम रखेंगे हम अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट अवे कह लो मियो ग्रेटर देन जीरो है, यानी पोलर हो गया, यानी पोलर हो गया, ठीक है ना। मियो जीरो मतलब नॉन पोलर, मियो ग्रेटर देन जीरो मतलब पोलर, ठीक है। लेकिन अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो फिर हमें क्या कहना होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो हम इसके अंदर दो कंडीशन बनाएंगे, और वो क्या है, नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, और यहां लिखेंगे लोन पेयर एट
सेंट्रल एटम। क्या ए यानी सेंट्रल एटम लोन पेयर रखता है या नहीं रखता? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, लोन पेयर नहीं है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, लोन पेयर नहीं है। म्यू इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर लोन पेयर मौजूद है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर होगा। यानी हमारे पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मौजूद है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, लेकिन सेंट्रल एटम के बाद लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के बाद लोन पेयर मौजूद है तो फिर क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक आइडिया है। अब इस बुनियाद के ऊपर अगर हम चलें तो मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Cl और Cl के दरमियान का बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान का बॉन्ड। ठीक है ना, अनसिमेट्रिक में आ जाए तो मिसाल के तौर पे CHCl3, है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे कहते हैं, या मिथाइल क्लोराइड। अब कार्बन सेंट्रल एटम है, कनेक्टिंग एटम कौन हो गए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, पोलर होगा ये मॉलिक्यूल, पोलर होगा ये मॉलिक्यूल। इसी तरह यहां आ जाएं, यहां आ जाएं, कार्बन और टेट्राक्लोराइड, कार्बन और टेट्राक्लोराइड। अब बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। क्यों? कार्बन के बाद लोन पेयर नहीं है, कार्बन के बाद लोन पेयर नहीं है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कनेक्टिंग एटम सेम है, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे NH3, अब कनेक्टिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अच्छा, इसी कैटेगरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। अच्छा, इसी में ले आओ सल्फर डाइऑक्साइड, कनेक्टिंग एटम ऑक्सीजन है, कनेक्टिंग एटम ऑक्सीजन है, और सल्फर के बाद लोन पेयर है, सल्फर के बाद लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सल्फर है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया। अच्छा, अगर लोन पेयर आ गया है, अगर लोन पेयर आ गया है, ठीक है ना, अगर लोन पेयर आ गया है तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होंगे, ये जो मॉलिक्यूल होंगे ना सिर्फ पोलर होंगे बल्कि ये नॉन लीनियर भी होंगे। नॉन लीनियर से मुराद होती है, नॉन लीनियर से मुराद होती है एंगुलर होंगे, नॉन लीनियर होंगे मॉलिक्यूल। ठीक है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा। लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं हमारे पास सिमेट्रिक एटम के अंदर, लीनियर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, नॉन लीनियर पोलर होंगे, नॉन लीनियर क्या होंगे, पोलर होंगे। यानी हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, मिसाल के तौर पे मैं देखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर आप ऑक्सीजन देखें तो दोनों में दो दो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम के साथ, लेकिन इश्यू क्या है, कार्बन और सल्फर में कार्बन के बाद लोन पेयर नहीं है, सल्फर के पास है, सल्फर के पास है तो वो क्या करेगा, रिपल्जन प्रोड्यूस करेगा। रिपल्जन के नतीजे में क्या होगा, दो काम होंगे, शक्ल बिगड़ेगी और एंगल रिड्यूस हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये एंगुलर हो गया बॉन्ड, यानी मॉलिक्यूल क्या हुआ, पोलर हुआ। ये क्या हुआ, म्यू 0, इसका म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नॉन पोलर, और ये क्या हो गया, पोलर हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, पोलर हो गया। यानी डाइपोल मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, यानी स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें डाइपोल मूवमेंट से मिल सकता है। हमसे कहा गया एक एटम है जिसमें सेंट्रल एटम की तादाद सेम है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, पोलर है। तो हम कहेंगे अच्छा भैया अगर ये पोलर है, सेंट्रल एटम सेम है, पोलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर मौजूद होगा, यानी ये शक्ल लीनियर नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी। ठीक है, ये फिर एंगुलर होगा, पोलर है तो एंगुलर होगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक तरफ बेसिक सा आइडिया है जो कि हमें डायपोल मोमेंट से
जहन में रखना होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट के हवाले से इसको जहन में रखना होगा। अच्छा, डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है? बॉन्ड की पोलैरिटी बताता है। ये बताता है बॉन्ड पोलर होगा या नहीं होगा। चंद इंतहाई अहम इसकी एप्लीकेशन जरा जहन में रख लो। ठीक है, एक तो ये कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बता देता है, ये अभी मैंने ये बात डिस्कस करी। साथ ही साथ ये आयोनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड बताता है। ये बताता है कि एक बॉन्ड कितने परसेंट आयोनिक है ना। परसेंटेज ऑफ आयोनिक नेचर, आयोनिक करेक्टर बताने की सलाहियत रखता है। अच्छा, वो कैसे रखता है जरा वो सुन लो। एक है हमारे पास मियो थ्योरेटिकल और एक है मियो ऑब्जर्व्ड। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक, बच्चों जब कभी भी हम कोई टर्म थ्योरेटिकल इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास? Q मल्टीप्लाइड बाई डी वाला। यानी Q मल्टीप्लाइड बाई डी वाले वैल्यू से अगर हम जो फॉर्मूला म्यू की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, दैट्स कॉल्ड थ्योरेटिकल। और ऑब्जर्व्ड से मुराद होती है प्रैक्टिकल वैल्यू, इससे मुराद होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी इंस्ट्रूमेंट से मालूम की गई वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंट से मालूम की गई वैल्यू है। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, ये निकल जाएगी परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान में रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि डायपोल मोमेंट से हम ये बात भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो डायपोल मोमेंट जीरो, अनसिमेट्रिकल होगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू मोर देन जीरो आ रही होगी, ग्रेटर देन जीरो आ रही होगी। ठीक है ना, ये वाली बात बिल्कुल जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं आपको डिस्कस कर रहा था ना, सिमेट्रिकल है। जबकि H2O की बात करें तो वो क्या हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल से मुराद क्या है? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा हो, है ना, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा हो। अच्छा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिस और ट्रांस को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों कॉमनली, आमतौर पे जो सिस आइसोमर्स होते हैं, हमेशा नहीं, जो आमतौर पे सिस आइसोमर्स होते हैं उनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। ट्रांस आइसोमर्स में ट्रांस आइसोमर्स में ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो हो जाता है। ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से इनका जो इंपैक्ट है वो जीरो हो जाता है। मानो हमारे पास 1,2-डाइक्लोरो इथेन है, 1,2-डाइक्लोरो इथेन है, दिस इज ट्रांस आइसोमर। अब इसमें क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ये वाला क्लोरीन इस जानिब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन इस जानिब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं। दोनों क्लोरीन है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्री एंगल के ऊपर है, लिहाजा एक दूसरे को के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एज अ रिजल्ट यहां जो मियो की वैल्यू आएगी वुड बी जीरो, यहां जो मियो की वैल्यू आएगी वुड बी जीरो। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस आइसोमर्स हमारे पास क्या हैं, वो आमतौर पे नॉन पोलर होते हैं, आमतौर पे लेस पोलर होते हैं। सिस के अंदर क्या होता है ये इंपैक्ट नहीं आता। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास सिस 1,2-डाइक्लोरो इथीन है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये क्लोरीन भी सेम फोर्स, ये क्लोरीन भी सेम फोर्स रखता है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है।
लिहाजा इनका नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, तो सिस आइसोमर्स एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर्स पोलर होते हैं। हाँ, अगर हम स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें, ये एक और टर्म भी बनती है, सिस आइसोमर्स एज कंपेयर टू ट्रांस लेस स्टेबल होते हैं। इस लेस स्टेबिलिटी का लेना देना डाइपोल मूवमेंट से नहीं है, डाइपोल मूवमेंट से नहीं है, सिस आमतौर पे अनस्टेबल होते हैं, उसकी वजह इनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है, इनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस होती है, उसकी वजह हमारे पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है कि वो क्योंकि पोलर है इसलिए अनस्टेबल होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर सुनो, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स में सिस आइसोमर्स की IMF वैल्यू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ज्यादा होती हैं। सिस आइसोमर्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, जाहिर है पोलर भी तो होते हैं, पोलर है तो IMF फोर्सेस ज्यादा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास अगर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन मौजूद है जैसे बेंजीन के अंदर होती हैं, तो ऑर्थो वाले की डाइपोल मूवमेंट वैल्यू ज्यादा होती है, उसके बाद मेटा की होती है, सबसे कम पैरा की होती है। क्यों? पैरा मतलब लीनियर, लीनियर मतलब सेम डायरेक्शन पे आ गए हैं, जब सेम डायरेक्शन पे आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। मानो हमारे पास ये क्लोरो ये दो क्लोरीन वाले बेंजीन के मॉलिक्यूल है, डाइक्लोरो बेंजीन है हमारे पास, इसके 3 रिजियो आइसोमर या कह ले पोजीशन आइसोमर्स है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला है, ये जो ऑर्थो पोजीशन वाला है, ये सबसे ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब तरीन लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के करीब तरीन लगे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ रही होगी। जबकि मेटा के अंदर एक दूसरे की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बच्चों, मेटा पोजीशन बेंजीन की लीस्ट कंट्रीब्यूटर होती है, बेंजीन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑर्थो पोजीशन की होती है, फिर पैरा की होती है, और फिर मेटा की होती है। मेटा लीस्ट कंट्रीब्यूटर होता है, ना इलेक्ट्रॉन देने में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ना इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्थो करता है, फिर पैरा करता है, और फिर मेटा करता है। यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे पैरा कंट्रीब्यूट डाइपोल मूवमेंट में नहीं कर पाता, ऑर्थो तो वही कंट्रीब्यूट कर रहा है मैक्सिमम, फिर पैरा को करना चाहिए, फिर मेटा को होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पैरा और मेटा में पैरा लीस्ट है, मेटा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? वजह उसकी क्या है, देखो, ये क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचता है तो ये भी अपनी जानिब खींचता है, और दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे। अब अगर इफेक्ट कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा तो फिर ऐसे में यहां पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस वजह से पैरा ज्यादा कंट्रीब्यूटर तो होता है, लेकिन क्योंकि लीनियर होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास लो पोलैरिटी रखने वाला मॉलिक्यूल होगा, यानी डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी कम होगी या मान लो 0। ठीक है ना, बात समझ में आई बच्चों? ये डायपोल मोमेंट के हवाले से ये चीजें समझ में आई आपको?